12 को सॉल्व करना। तो सबसे पहले ओपिनियन बनाएंगे कि क्या इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और दो इक्वेशन दे रखी है हमें, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो सबसे पहले तो देखो के किसके बराबर है। तो ये देखने के लिए इस के को सर पर से उतारना पड़ेगा, अभी पावर में। और सर पर से उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड में log लेना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों साइड में log लूंगा यहाँ पर। कोई भी बेस में ले सकते हो आप लोग, बेस 10 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो भी सरपट चीज होती है ना, ये आगे आ जाती है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, के log m बेस 10, और ये क्या हो जाएगा, log n बेस 10। इसको इस तरफ फेंक दो, तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी log n बेस 10 अपॉन log m। यानी कि मुझे क्या करना है, एक तरीके से log n या log m का रेशियो निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है, देखो ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, log n बेस 10 और log m बेस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log n बेस m, है ना। या फिर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, या फिर अगर ये उल्टा है, log m ऊपर आ रहा है और log n अगर नीचे आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log m बेस n, ऐसे लिखूंगा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे। बाकी अभी के लिए मोटा मोटा आइडिया क्या है कि मुझे इनका रेशियो निकालना है ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो मैं सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 log m बेस n प्लस 3/2 को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, और 3/2 को कॉमन लेने के बाद में log m अपॉन log n प्लस log n अपॉन log n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लगाया, log m इंटू एन क्या लगाया, log m प्लस log n लगाया। ठीक है, तो ये तो 1 हो ही जाएगा कट करके, और ये फिर से क्या हो जाएगा, 2 log m बेस n प्लस 1.5 log m बेस n प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 3.5 log m बेस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा log m बेस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7। तो यहाँ से पता लग गया होगा आपको कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 1 के बराबर, log m और log n। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, यहाँ से देखो, ये है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7, और के विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप कह दोगे इसके अंदर 2-3 मिनट तो लग गए, तो 2-3 मिनट तो देखो कुछ भी नहीं लगे। मेरे लिए तो ये क्वेश्चन, या और भी बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चन 40 सेकंड का था केवल। इतना सारा तो बस केवल समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ से ही दिख रहा है कि ये हो जाएगा बहुत आराम से। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मुश्किल लग रहा हो, ठीक है, अगर आपके पास में इसको करने के लिए अगर रिक्वायर्ड नॉलेज ना हो, बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आपको पास में होना है तो आपका ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, कि जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है हमें, उसको सीधा टाटा बाय बाय करो। आ रही है बात समझ में। पर वहीं पर दूसरी ओर, कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर टफ होता भी है और अगर आपके पास में नेसेसरी स्किल्स हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पर बाद में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कैसे पढ़ा है यहाँ पर, कि हाउ मेनी पॉइंट्स वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स आर ऑन द इनसाइड on x-axis x is equal to 5 and ग्राफ y is equal to x स्क्वायर। ठीक है, आपको तीनों ग्राफ तो देखो बनाने आते हैं, है ना। तीनों में से एक भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते हो।
तो अगर चाहो तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो। वरना इस क्वेश्चन में भी एरर के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है। तो डिसाइड मेरे बताने से नहीं होगा, मैं तो बस आपको ये बता सकता हूँ कि कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आना ही चाहिए था आपको, और अगर नहीं आया तो भी टाइम है, इसे सीख लो। लॉग के बेसिक फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो देखो, मैं ये वाला मैं आपको करके बताया था। अगर ये वाला भी अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप ये वाला भी छोड़ सकते हो। ठीक है। इधर ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बनता है, ये तो एक पैराबोला बनता है। और ये पैराबोला ऐसा बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है। अब दो लाइन मुझे और बनानी है। दो लाइन मुझे कौन कौन सी बनानी है? एक तो एक्स एक्सिस, ये तो हो ही गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये हो गई। और क्या हो गई? एक लाइन एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक्स इज इक्वल टू 5 कौन सी लाइन होगी? एक्स इज इक्वल टू 5 होगी ये वाली लाइन। ठीक है। दिस इज एक्स इक्वल टू 5। तो देखो, ये कौन कौन से रीजन की बात कर रहा है? बाउंडेड बाय ये वाला कर्व, मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको लिख करके ही बताया था। इस एरिया के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? अब देखो, जब भी ऐसे पॉइंट्स निकालने की बात करें ना, तो पहले तो आप ये देखो कि क्या मुझे इसके ऊपर भी लेना है या अंदर अंदर लेना है। तो देखो ध्यान से, आर ऑन और इनसाइड, तो मुझे ऊपर वाले भी लेने हैं और अंदर वाले भी लेने हैं, दोनों लेने हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे आप? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा 5,0। ठीक है। जब मैं एक्स की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक्स की वैल्यू में 5 रखूंगा यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पैरा वाले कर्व पर? पैराबोला वाले कर्व पर 5 स्क्वायर, यानी कि कितनी आ जाएगी? 25। 25। तो ये ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 5,25। ठीक है। इससे जस्ट ऊपर वाला पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा 5,1। क्योंकि देखो इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर कितना था? ये 0 था, फिर ये 1 आया, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और लाइन बना रहा हूँ। वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू 4। ये बना दी मैंने, एक्स इज इक्वल टू 4। फिर मैं बनाऊंगा एक्स इज इक्वल टू 3, फिर एक्स इज इक्वल टू 2, फिर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी लाइन में बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 4 अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर ये पहला वाला पॉइंट क्या आएगा? ये पहला वाला पॉइंट तो आएगा 4,0। और ये आखिरी वाला पॉइंट यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आखिरी वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 4,16। 4,16 कहाँ से आया? क्योंकि ये ब्लू वाले ग्राफ पर है, और ब्लू ब्लू वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर कितनी रखूंगा? 4 रखूंगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 16। ये वाला पॉइंट तो ये था। इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? जस्ट ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 4,1। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0। 3,0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 3,1 आएगा। और ग्राफ के ऊपर वाला, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट कितना आएगा? 3,9। सिमिलरली यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 2,4। और यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या आ जाएगा? 1,1। ठीक है। तो देखो, इसको काउंट करने के लिए मैं क्या चीज यूज कर रहा हूँ? काउंटिंग एक से शुरू होकर के मैं जीरो को एक्सक्लूड कर रहा हूँ अभी। जीरो को भी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक से काउंटिंग शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है? 25 तक। सिमिलरली ये जो 4,0 है ना, इसको भी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। इन सारे पॉइंट को भी मैं काउंट नहीं कर रहा। इन सारे पॉइंट को मैं काउंट नहीं कर रहा। क्यों? ताकि काउंटिंग अच्छे से कर पाए हम लोग। तो देखो, मैं ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ। मैं अगर इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो काउंटिंग 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 25 तक। यानी कि कितने पॉइंट्स आ गए यहाँ पर? पॉइंट्स विद होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है? मुझे ए और बी की वैल्यू में जीरो भी ले सकता हूँ, और इंटीजर लेना है। अगर ये इंटीजर नहीं देता ना, सवाल बनता ही नहीं। फिर तो बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये भी हो जाता 5,1.2, 5,1.3, और यहाँ पर ये भी हो जाता 4,5, 1.5। इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो बाकी के पॉइंट्स कितने बच रहे हैं? 25। प्लस इसके अंदर भी इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो एक से काउंटिंग शुरू होकर के कहाँ तक जा रही है? 16 तक जा रही है। तो कितने पॉइंट्स हो रहे हैं इस वाली लाइन के ऊपर? 16।
सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट को भी अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो 1 से शुरू होकर के काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, 9 तक, तो ये हो जाएगा 9। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, ये वाला पॉइंट क्या था, 2,0, 2,0 यहाँ पर कहीं पर रहा होगा 2,1, तो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जा रही है, 4, यानी कि यहाँ पर कितने पॉइंट थे, 4। इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो कितने पॉइंट है, एक, एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट ये कौन सा है, 0। ठीक है, तो इन सबको मैं और बाद में जोड़ देता हूँ, इसको भी मैं काउंट नहीं कर रहा, जो जो मैंने एक्सक्लूड किया ना उनके साथ में काउंट कर लूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं, 6 कर दूंगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 14, 14 और 16, 30, 30 और 25, 55 और 6 कितना आ जाएगा, 61। तो टोटल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे विद होल नंबर कोऑर्डिनेट्स। इस ये वाला क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो पा रहा है, इस वाली बात की वजह से। अगर ये वाली चीज अगर नहीं दे रखी होती तब तो हम क्या बोल देते कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। बाकी अगर आपको डर लग रहा हो तो ये वाली बात ध्यान में रखना, थोड़े बहुत दिन के बाद में कैट है, मैंने एक्चुअल पेपर का एनालिसिस भी कर रखा है, कैट का पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, और अभी भी जो बात मैं कहता हूँ कि आधे पेज में सवाल कर सकते हैं, तो वो होता ही है केवल 2-3 सवाल को छोड़ करके। बार बार मैं वाली बात इसलिए बोलता हूँ, मुझे थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिखना होता है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करनी होती है चीजें, केवल इसलिए। ठीक है, अगर मुझे खुद को करना हो या किसी ऐसे आदमी को करना हो इसने थोड़ी बहुत पढ़ाई ढंग से कर रखी है, तो ये वाला मुश्किल ही है। इसको चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करना चाहिए उसके अंदर, या छोड़ भी सकते हो। ठीक है, दूसरे वाले को तो मैंने छोड़ ही दिया था, बाकी पहले वाले को सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है, नहीं आता तो सीख लो इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमें अटेम्प्ट करना चाहिए पहले राउंड में, तो जवाब है हाँ। इसका एक ब्लू प्रिंट भी हमारे दिमाग में है। जैसा कि इधर ध्यान से देखो, इसको जब मुझे सिंप्लीफाई करना है या सोल्व करना है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने के बारे में सोचूंगा, एक्स स्क्वायर का रिप्लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं एलसीएम लेकर के जोड़ूंगा तब भी क्वेश्चन उलझ जाएगा। पर देखो एक चीज के ऊपर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है, वो चीज है ये वाली, -YZ। -YZ है, तो -YZ को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, -YZ को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या बचेगा इस तरफ, XY + ZX। आ रही है बात समझ में। तो देखो यहाँ से ये आइडिया आया कि इसको इससे रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, X² + XY + ZX। मैं बस पहली वाली टर्म ही लिख करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, X + Y + Z, ये आ जाएगा। अच्छा इधर ध्यान से देखो, दूसरी और तीसरी टर्म में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली वाली टर्म में एक्स का स्क्वायर था ना, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आया, एक्स आया। सिमिलरली यहाँ से देखो, दूसरी वाली टर्म में स्क्वायर स्क्वायर के अंदर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में क्या आएगा, वाई आएगा दूसरी वाली टर्म में। तो यहाँ से ही नकल करके बस लिख सकते हैं हम लोग, XY और Z। तीसरे वाले के अंदर स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में है Z, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/Z, X + Y + Z। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, XY Z और X + Y + Z। या फिर आप अगर एलसीएम ना भी लेना चाहो तो पहले कॉमन ले लो इसको, यहाँ से ऐसे कॉमन ले लो इसको, X + Y + Z। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/X + 1/Y + 1/Z। यहाँ पर अगर एलसीएम में लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, X + Y + Z, और ये कितना हो जाएगा, XYZ। तो ये यहाँ पर आ जाएगा YZ + ZX + XY। तो फिर से ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो 0 के बराबर है, तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी इससे, समथिंग इंटू 0/समथिंग, समथिंग जो भी है, XYZ। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए था। ठीक, चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, पहले राउंड में ही करेंगे, और ये काफ़ी आसान भी है, क्योंकि देखो एक ब्लूप्रिंट हमें इसका यहीं से मिल रहा है कि ये कैसे होगा। यहाँ पर तो ये एपी के सम का फॉर्मूला लग रहा है, जो क्या होता है, n × n + 1 / 2। ठीक है,
और ये है log 10 और ये क्या है log 2 और log 10 base 2। तो यहाँ पर फिर से लग जाएगा log m प्लस log m इंटू n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो काफी ठीक ठाक सा ब्लूप्रिंट हमारे पास में, एक ही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो देख करके पता लग रहा है कि अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, हो जाएगा हमारा। तो ये कैसे हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पर एपी के सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, log 10 बेस टू। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी log 10, और ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, और एक बार टू मल्टीप्लीकेशन में भी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू लॉग n इंटू एन प्लस वन बेस 10। ठीक है, अब एक ही रेंज इसने दे रखी है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ए है 2 से और 3 तक। तो इसकी जगह पर मैं रख दूंगा यहाँ पर log n इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू एन प्लस वन इज लेस देन, ये पावर में चले जाएंगे यहाँ पर, 10 की पावर 2, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू एन प्लस वन से कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब देखो n की क्या वैल्यू रखें कि n की वैल्यू इससे 100 से 1000 के बीच में है। तो देखो ये क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या n की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू टू, 2। तो क्या 2 इस रेंज को बिलोंग करता है, नहीं करता। तो इसका सोल्यूशन, ये क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 100 से बड़ा आने लग जाए। तो 9 और 10 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, पर इनका प्रोडक्ट तो 90 होता है। 10 और 11 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट 100 से बड़ा और 1000 से छोटा होता है, 110। तो सबसे पहला नंबर n इंटू एन प्लस वन, इसके लिए क्या है, 10 इंटू 11 है। फिर दूसरा नंबर क्या है, 11 इंटू 12 है। तो ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, आखिरी का नंबर देख लेंगे, एंड वाला नंबर। ठीक है, एंड वाला नंबर क्या होगा, क्योंकि ये नंबर दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो मतलब मैं इसको स्क्वायर भी मान सकता हूँ कि किस नंबर का स्क्वायर जस्ट 1000 से छोटा होता है। तो 32 का स्क्वायर तो 1000 से बड़ा होता है। ठीक है, तो 32 से एक पहले वाला नंबर देख लो, है ना, मतलब एक तो 32 ही देख लो और एक 31 देख लो। ठीक है, तो 31 इंटू 32 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 1000 से कम आएगा। तो ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2, 9 और 9, 992। ठीक है, तो आखिरी नंबर क्या आएगा इसके अंदर, 31 इंटू 32। ये आ जाएगा आखिरी नंबर, 31 इंटू 32। ठीक है, तो पूछ रहा है एन की कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो एन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको काउंट करने का तरीका क्या है कि 11 से लेकर के और 31 तक, ये यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे, 11 से लेकर के 31 तक 21, और एक नंबर ये हो जाएगी, एक एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस वन, यानी कि इन टोटल कितने हो जाएंगे, 22 नंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री मुझे काफी पसंद भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, उलझते नहीं इसके क्वेश्चन ज्यादा, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज और स्किल्स है इसके अंदर। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और AC और BD डायगोनल है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं O पर। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ये है ए बी सी और डी। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है, इसने दे रखा है ए बी कितना है, 32 है, लिख लिया यहाँ पर 32। ए ओ कहाँ पर है, ओ पर तो इंटरसेक्ट करते हैं, ओ यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में क्या है फिर, ओ ए कितना है 30, 30 को यहाँ पर लिख लिया। ओ बी कितना है 10, 10 को यहाँ पर लिख लिया। बी सी कितना है, बी सी है 26, 26 को यहाँ पर लिख लिया। और ओ सी है 24, ये यहाँ पर हो गया। और ये कितना है 18 हो गया। और सी डी की वैल्यू भी दे रखी है आपको 30। ठीक है। अच्छा, इफ इट इज गिवन डेट वन ऑफ द डायमेंशन आउट ऑफ ए बी बी सी सी डी इज इनकरेक्ट, तो इन तीन में से कोई इनकरेक्ट है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ए बी बी सी और सी डी। तो ये बोल रहा है कि एक ही इनकरेक्ट है और बाकी की दो सही है, बाकी की सारी सही है। ये तो कौन सी होगी। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखो कि ट्रिपलेट ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात लग सकती है। तो देखो, ये तो ट्रिपलेट है, 10 24 26। ठीक है। तो 10 24 26 कौन सी ट्रिपलेट है, 10 24 26। तो इसका रेशियो निकाल करके देखो तो ये कितना जाएगा, 5 12 और 13। ठीक है। तो ये तो ट्रिपलेट है, तो ये तो 90 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये भी, ये देखो इसकी ट्रिपलेट चेक करो कि ये ठीक आ रहा है। 18 24 और 30, 6 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 4 बार और 5 बार। ये भी ट्रिपलेट है, भी 90। अगर मैं ये मान लूं कि ये वाली डायमेंशन 26 नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत हिलेगा, यानी कि ये वाला एंगल 90 से चेंज हो जाएगा। और 90 से चेंज हो जाएगा तो फिर ये भी 90 से चेंज हो जाएगा। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब, अगर मैं ये मानूं कि ये 26 गलत दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 90 नहीं होगा, ये वाला 90 नहीं होगा, तो ये वाला भी 90 नहीं होगा, ये वाला 90 नहीं होगा, तो फिर ये 3 4 5 की ट्रिपलेट नहीं बननी चाहिए, 30 भी गलत है। तो अगर मैं 26 को गलत मानूंगा ना, तो दो दो एक साथ गलत होंगे, ये वाला भी गलत होगा। इसका मतलब क्या, 26 तो गलत नहीं है। सिमिलरली क्या मैं इस 30 को भी गलत मान सकता हूँ। ठीक है। मैं इस 30 को भी गलत मान रहा हूँ कि ये 30 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसके जगह पर कुछ भी होगा, 31 होगा, 32 होगा, 29.99 होगा, कुछ भी होगा, बस 30 नहीं होगा। तो अगर 30 नहीं होगा यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल भी 90 नहीं होगा, ये भी 90 के अलावा कुछ और होगा, और ये 90 के अलावा कुछ और होगा। तो 180 में से माइनस करके ये करूंगा तो ये भी 90 के अलावा कुछ और होगा, और ये भी 90 के अलावा कुछ और होगा। तो 24 10 और इसके साथ भी 13 वाली ट्रिपलेट नहीं बनेगी, ये भी कुछ और होगा। यानी कि इसको गलत मानूंगा तो ये भी गलत आएगा फिर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो गलत हो नहीं सकते, और ये वाली ट्रिपलेट बन भी नहीं रही। 3 10 से कोई ट्रिपलेट बनती भी नहीं है, सिंप्लीफाई भी कर लो तो 1 और 3 से कोई ट्रिपलेट बनती भी नहीं है, और ना ही होती। फिर भी अगर आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर मानो, तो तीसरी साइड कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर। तो √10 टाइप की आएगी, कुछ √10 और आगे आगे कुछ नंबर भी हो सकता है। तो अगर इसके अंदर कोई साइड गलत है ना, तो वो ये वाली साइड दे रखी है ना, क्योंकि ये तो फिक्स हो ही गया कि ये 90 और 90 है। तो ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए, वाली साइड होनी चाहिए 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये वाली साइड होनी चाहिए √1000, यानी कि 10 √10 होनी चाहिए। और इसकी जगह पर इसने कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो कौन सी साइड गलत है, इसकी ए बी वाली साइड गलत है, और बाकी की सारी साइड सही है। ठीक है। आसान सा सवाल था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने का पोटेंशियल है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसको बाद में देखते हैं हम लोग, है ना। और अगर इसको हैंडल भी करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आ जाए तो उलझाना नहीं है इस क्वेश्चन को, इसको कैसे डील करना है बताएंगे भी बाद में। अच्छा, इसके बाद में सवाल नंबर 8। तो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, three distinct prime numbers a, b, c are selected to form a quadratic equation of the form x square plus bx plus c is equal to 0 having real roots। ठीक है। तो ये कह रहा है पहले 9 नंबर में से हमें क्या करना है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर चूज करने हैं, है ना। तो प्राइम नंबर की चॉइसेस क्या क्या है हमारे पास में, तो 2 3 5 और 7। ठीक है। यही है प्राइम नंबर की चॉइसेस। इन चारों में से मुझे क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू ऐसी चूज करनी है कि जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे हैं,
रूट्स हैं इसके रियल। रियल रूट की क्या कंडीशन होती है? रियल रूट की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी देखने की जरूरी है, क्या एबीसी को मुझे डिस्टिंक्टली लेना है? तो जवाब डिस्टिंक्टली लेना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपको क्या बात सिखाता है? ये क्वेश्चन आपको सिखाता है सिस्टेमेटिक तरीके से केस काउंट करना, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा भी काउंट ना हो और कोई केस छूट भी ना जाए। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले तो मैं केस वन केस वन में क्या लूंगा यहाँ से कि बी की वैल्यू बड़ी से बड़ी ले लूंगा मैक्सिमम। ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लूंगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। तो 49 बड़ा होना चाहिए 4 इंटू ए इंटू सी से। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, इसको जब मैं इधर डिवाइड भी कर दूं, अगर आप चाहो तो इस 4 को इधर से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 12.25। तो ए इंटू सी का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? ए इंटू सी का प्रोडक्ट होना चाहिए 12.25 से छोटा। ठीक है, तो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो देखो ए और सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ए और सी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ए को मैं फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में देखो ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 भी ले सकता हूँ। ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू जो है मैं 7 नहीं ले सकता, क्योंकि 14 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो दो वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद में मैं और क्या क्या ले सकता हूँ? ए की वैल्यू 3 ले सकता हूँ और 3 के साथ में सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 3 के साथ में 5 भी नहीं आएगा, बस ये ही दो वैल्यू आएगी और कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या ले सकता हूँ? मैं ए की वैल्यू 5 भी ले सकता हूँ, या फिर अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, बस आगे की तरफ चलते रहो, है ना। इसका रिवर्स ऑर्डर में बाद में काउंट कर लूंगा। ठीक है, 2 के साथ में 3 और 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 7 नहीं आ सकता, फिर 3 के साथ में 5 भी नहीं आ सकता, 15 हो जाएगा। और एक क्या बनेगा? इनका रिवर्स ऑर्डर बनेगा। ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 है, तो एक क्या बनेगा? ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, अब केस टू में क्या लूंगा? यहाँ से केस टू में लूंगा कि बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। 5 आ रही है तो ये कितना हो जाएगा? 25 लेस देन इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो एसी की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? 6.25। 6.25 से छोटी होनी चाहिए। तो एसी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ से? ठीक है, एसी की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएगी? तो ध्यान से देखो एसी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ से। ए की वैल्यू मैं ले लूंगा 2, तो सी की वैल्यू क्या लूंगा यहाँ से? 3। और ए की वैल्यू 3 तो ले नहीं सकता, 3 के साथ कुछ भी नहीं ले सकता है, किसका रिवर्स ही बनेगा? 2 3। ठीक है, केस 3 क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ यहाँ से? बी की वैल्यू ले लूँ मैं 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। अब ac को आप कुछ भी ले लो, छोटे से छोटा, जैसे 2 इंटू 3 ही ले लो, ये 9 से बड़ा निकल ही जाएगा। यानी कि हमारे पास में केसेस होंगे नहीं। कितने केसेस होंगे? केवल b की वैल्यू 7 रखते हुए इनके साथ में ac क्या क्या आ सकते हैं? 2 3 2 5 3 2 5 2। ठीक है, 2 3 और 3 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या है हमारी, कि इस टाइप से केसेस बनाना, कि कोई छूटे भी ना और कोई केस दो बार काउंट भी ना। ठीक है, इसके बाद में करते हैं हम सवाल नंबर 9। ठीक है, चलो इसे करना शुरू करते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है। इस ग्रुप ऑफ वर्कर्स में इनके साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं करते। ये जो ग्रुप है वो ग्रुप है। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ये अज्यूम करना है कि इसके अंदर कुछ आदमी कुछ औरत है, प्लस एक वुमन और है। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, तो ये बोल रहा है कि इस ग्रुप के अंदर आपने क्या किया, ये जो ग्रुप था इसको पूरा का पूरा वैसा ही रखा आपने। ये जो बीच वाला नंबर था ना, ये जो बीच वाला बॉक्स था, इसके अंदर जितने आदमी औरत थे इनको उतना का उतना ही रखा। बस आपने क्या करा कि जो एक औरत है ना, इसकी जगह पर आपने एक आदमी ले आया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि पहले तो ये 96 डेज में काम करते थे, अब ये कितने दिन में काम करने लगे? 72 डेज में काम करने लगे। ठीक है,
तो ये तो है डेज का रेशियो, रेशियो ऑफ डेज, रेशियो ऑफ डेज। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कैसे निकाल निकाल लोगे आप इससे, ऐसे हो जाता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 72 रेशियो 96। ये वाली बात बिल्कुल वैसी है कि एक दिन एक काम को 20 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, तो ये रोज की एक शर्ट बना रहा होगा या रोज की दो शर्ट बना रहा होगा, एक शर्ट बना रहा होगा तभी तो इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, 20 दिन। और ये रोज 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 दो दो शर्ट बना रहा होगा, इसलिए इससे 10 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उल्टा होकर के जो रेशियो आता है ना, किसका रेशियो है, 1:2, मतलब 10:20, किसका रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो आ गया यहाँ पर, एफिशिएंसी का रेशियो ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 24 से, ये हो रहा है 24 से 3 टाइम्स, और ये 24 से हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि अगर एक आदमी एक औरत को रिप्लेस करता है तो एफिशिएंसी कितने से बढ़ जाती है, एक से बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है इस ग्रुप में से एक और औरत होगी इस बॉक्स के अंदर, उसमें से अगर फिर से वापस से अगर मैं एक और औरत को एक और आदमी से रिप्लेस करूंगा, तो फिर से एफिशिएंसी कितने से बढ़ जाएगी, फिर से एफिशिएंसी कितने से बढ़ जाएगी, फिर से एक से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर से मैंने एक औरत को निकाला और एक आदमी पहले ही आ गया था। ठीक है, तो एक और आदमी मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, जब भी एक आदमी एक औरत से रिप्लेस होता है तो एफिशिएंसी कितने से बढ़ जाती है, एक से। तो ये पहले 3 थी एफिशिएंसी, उसकी जगह पर एक आदमी आया, तो इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। अब एक और औरत को एक और आदमी ने रिप्लेस किया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, अब ये पूछ रहा है ये वाला नया ग्रुप कितने दिन में काम करेगा, तो इसको अब मैं उल्टा यूज करूंगा, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है मुझे, मैं इन दोनों को यूज करूंगा। देखो, एक तो इसको और एक इसको। अब मुझे एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो मैं किसका रेशियो निकालूंगा, टाइम का। टाइम का रेशियो कैसे हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5:3। अब देखो इसको करेंगे कैसे हम लोग, 5 को क्या बोल रहे हैं हम, 96। तो 3 को हम कितना बोलेंगे, 3 को हम बोलेंगे x, ये मान लो कि 3 को हम बोलेंगे x। तो ये कितना हो जाएगा, 96/5 इज इक्वल टू x/3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 96 / 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हो अपने हिसाब से। 6 × 96 हो जाएगा, 6 × 96 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 57.6। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप देखो ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है हमें, और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी टाइप से करोगे तो उलझोगे नहीं और आराम से फिर कर लोगे। ठीक है ना, ज्यादा इक्वेशन वगैरह मत बनाया करो, अवॉइड किया करो, लॉजिक ज्यादा अप्लाई किया करो, और फॉर्मूले के ऊपर जितना कम से कम डिपेंड रहोगे पेपर उतना अच्छा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, 3 दोस्त हैं एबीसी, और इसने कहानी बनाई हुई है, तो वो कहानी पहले तो आप समझो। ए के पास में बाइक है और बी और सी के पास में बाइक नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे लोग कहाँ से कहाँ पर जाते हैं, ये लोग जाते हैं CTP से और CTQ तक, ये है क्यू। ठीक है, ए जो कि बाइक पर बैठा हुआ है, इसकी स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आर, और बी और सी जो वॉक करते हैं या ए के पीछे बाइक पर बैठते हैं, उनकी स्पीड कितनी है, जब वो वॉक करते हैं तब तो है 8, और जब ए के साथ बैठ जाएंगे तो उनकी भी स्पीड कितनी है, 32। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर है डिस्टेंस। इसके बाद में क्या बोल रखा है, क्या बोल रहा है ये, कि ए बी सी तीनों की तीनों साथ में निकलते हैं यहाँ से, ए बी और सी। तो ए और बी तो एक साथ बैठ करके बाइक पर निकलता है, ये से बोल रहा है ना।
तो इसने बी की स्पीड जरूर आपको दे रखी है कि 8 है, पर यहाँ पर बी की स्पीड 8 नहीं माननी, क्योंकि बी जो है ए के पीछे बाइक पर बैठा हुआ है। और 8 स्पीड किसकी होगी यहाँ पर? सी की होगी, जो कि वॉक कर रहा है इस जगह पर। ठीक है। इसके बाद में इसने क्या कर रखा है, ये तो हो गया आपका पहला वाला डायग्राम। दूसरा वाला डायग्राम में इसने क्या कर रखा है? मुझे सवाल बड़ा सिंपल है, एक दो लाइन का सवाल है, ठीक है, पर फिर भी मैं समझाने के लिए इतना सारा मुझे लिखना पड़ रहा है कि सी यहाँ पर आ जाएगा जब, तब ए बी को क्या कहेगा कि भाई तू बाइक पर से उतर जा। मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि दोनों साथ में नहीं है। और ए अब यहाँ से वापस घूमेगा इस तरफ, इस तरफ घूमेगा। तो तीसरा डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तीसरा डायग्राम क्या है कि सी यहाँ से चलेगा और ए यहाँ से चलेगा। तो मान लो ए ने सी को यहाँ पर बाइक पर बिठा लिया, ठीक है। तो जब ए और सी बाइक पर बैठ जाएंगे दोनों, तो इनकी स्पीड वापस से कितनी हो जाएगी? 32। और बी जो यहाँ पर था, बी भी यहीं पर ही थोड़ी ना रहेगा, बी भी कुछ आगे निकल गया होगा यहाँ पर। इसके बाद में आखिरी डायग्राम क्या है कि ये चारों एक साथ पहुंच जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है इनकी। फिर ये तीनों, चारों नहीं तीनों, नींद में हूं मैं थोड़ा सा अभी, ये तीनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। चलो, अब ये क्या बोल रहा है? आफ्टर गेटिंग ड्रॉप्ड बी वॉक टुवर्ड्स क्यू एंड रीच्ड क्यू एट द सेम टाइम एज एंड सी फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक। तो इधर ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन के अंदर दो तीन बार वेरिएबल चेंज करूंगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, वो देखना। वेरिएबल क्यों चेंज करूंगा? एक बार जो वेरिएबल माना है सवाल, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। पर फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी मेथड यूज नहीं करता जिससे दिमाग पर लोड पड़े। तो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले इन्होंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, तो मैंने टाइमर लगाया यहाँ से, टी टाइम, जीरो, जीरो था इसके अंदर टाइम, और घड़ी में टाइम हो गया टी सेकेंड। टी सेकेंड होने के बाद में ये कितना दूर जाएगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर दो बॉडीज, तो यहाँ पर किस किस का रेशियो देखना है? बी की तो कुछ स्पीड है नहीं, स्पीड किस किस की है? ए की और सी की, क्योंकि बी तो ए के पीछे बाइक पर बैठा हुआ है। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? 32:8। यानी कि ये 4x जाएगा और ये कितना जाएगा? x जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 4x है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x है, ठीक है। अब ए वापस घूम करके तैयार हो गया इस तरफ चलने के लिए, ये देखो, ये मैंने एरो बना रखा है यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? और सी तो इस तरफ चल ही रहा है। तो फिर से पुराना वाला टाइमर को वापस से किस पर ले आओ? जीरो पर ले आओ, मिटा दो इसको। अब टाइमर वापस से जीरो पर ले आओ यहाँ पर। ये टाइमर, घड़ी में टाइम हो रहा है जीरो। अब जीरो और वापस मान लो टी सेकंड में दोनों मिलता है, तो वापस से ए और इसकी बी की स्पीड कितनी है? ए और सी की स्पीड कितनी है? वापस से स्पीड का रेशियो क्या है? यही है, 32:8। यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम टाइम में, 0 सेकंड से टी सेकंड तक, ये भी किस किस रेशियो में होगी? एक्स को मिटा दो। एक्स को मैं दोबारा ऐसे नहीं लिख सकता, 4x और x, गलत हो जाएगा ना। 4:1। ऐसे थोड़ी ना कहूंगा यहाँ से यहाँ तक भी 4x है, फिर तो हमें पागल ही समझेगा कि ये इतना बड़ा भी 4x है और ये इतना छोटा भी 4x है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, बस ये जो भी है वो 4:1 में ही होगा। कौन कौन सा 4:1 में होगा? तो इधर सुनो, ये वाला और ये वाला। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये वाली जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, सी करली वाली, इसकी लंबाई कितनी है? 3x, है ना। ए जो यहाँ से चल करके यहाँ पर आया है, ये तो होगा 4 है। और ये जो चल के आया सी यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा? 5 है। 5 है नहीं होगा, सॉरी, ए, अकेला ए, ठीक है। क्यों होगा? इस स्पीड के रेशियो से।
तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, जो 3x जो डिस्टेंस है ना, ये जो 3x डिस्टेंस है, इसको किस किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:4। मैंने इसी के लिए बोला था कि मैं 2-3 बार यहाँ पर वेरिएबल चेंज करूंगा। तो देखो, अगर ये 3x की जगह अगर 15x होता या 15k होता, तो देखो कितना आसान हो जाता। इसको मुझे 1:4 में डिवाइड करना है। तो मतलब 15 के 5 टुकड़े करने हैं। 15 के 5 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, 3k का। यानी कि 1 है, इसको तो मैं कह दूंगा 3k, और ये 4 है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, 12k। है ना। ऐसा नहीं है कि इससे सवाल सोल्व नहीं होगा, मैं करूंगा नहीं इससे सवाल सोल्व, क्योंकि ये मेरी आदत ही है, मैं नहीं करता फ्रैक्शन सवाल सोल्व। ठीक है। साथ में अपने लोगों को ही मैं बोलता हूँ कि मत करो फ्रैक्शन से सॉल्व। तो इधर ध्यान से देखो, एक्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या बनाना था, 15k। तो एक्स की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, आप चाहो तो इससे कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं आएगा आंसर, आप खुद करके देखना। एक्स की जगह पर क्या करना था मुझे, 15k करना था, तो एक्स को खुद को रख दो, कितना रख दो, 5k रख दो, और बाकी सबको मिटा दो। 5k में रख दूंगा यहाँ पर। तो देखो सारे नंबर देखो कैसे कैसे चेंज हो जाएंगे। ये एक्स की जगह पर क्या रख दिया मैंने, 5k। यहाँ पर 4x की जगह पर कितना हो जाएगा, 20k। ठीक है। ये 3k की 3x की जगह पर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15k। और 15k को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, कि एस ए तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक चल के आया, ये 4 है और ये ए है, मतलब 1:4 में डिवाइड करना है। ये कितना चल के आया यहाँ से, ए चल के आया यहाँ से 12k, और ये कितना चल के आया यहाँ से, 3k। है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक छोटी सी बात जो हम सभी को ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी कितना पैदल चला, तो सी बाइक पर कहाँ पर बैठा था, इस वाले पॉइंट पर। यानी कि सी पैदल कितना चला, 8k। है ना। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बी बाइक पर कितना चला, तो उसका जवाब है ये, यहाँ से ये 20k। आ रही है आपको बात समझ में। ठीक है। तो बी और सी दोनों साथ में पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं यानी पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो जाएगा क्या, कि जितना जितना बी पैदल चला उतना ही सी भी पैदल चला होगा, और जितना बी बाइक पर चला उतना ही सी भी बाइक पर चला होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, कि सी पहले पैदल चल रहा है 10 किलोमीटर, बी बाद में बाइक से उतरने के बाद में 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल लिया, जरूरी नहीं है ये आएगा। बी पहले बाइक पर चला है 50 किलोमीटर, सी बाद में बाइक पर चलेगा 50 किलोमीटर। बाकी दोनों जितना बी बाइक पर चला है उतना ही सी भी चलेगा, और जितना सी पैदल चला है उतना ही बी भी पैदल चलेगा। तभी तो साथ में पहुंचेंगे। ठीक है। अगर मान लो सी, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया, अगर मान लो सी ने बाइक पर ज्यादा ट्रेवल किया और पैदल कम चला है, तो सी जल्दी पहुंच जाएगा। और बी ने बाइक पर कम ट्रेवल किया है और बी पैदल ज्यादा चला है, तो बी लेट पहुंचेगा। ठीक है। तो मुझे तो पता है सी पैदल कितना चला। सी पैदल चला है 8k, ये लिख रखा मैंने इस जगह पर। तो बी कहाँ से पैदल चल रहा है, बी इस वाले पॉइंट से पैदल चल रहा है। तो बी भी यहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखो, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, कहीं से भी निकाल सकते हो आप, ये ऊपर वाली लाइन से देख लो, यहाँ से। इसके पहले का कितना है, ये 20k, इसके बाद का कितना है, 8k। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20k प्लस 8k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140। देखो फ्रैक्शन हटाने से देखो सवाल कितना अच्छा लगता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई उल्टा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। ठीक है। और मेरे से कमजोर कैलकुलेशन वाले लोगों को कितनी खुशी होती है सब देख करके। ये कितना आ जाएगा, 5, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये कह रहा है बाइक से कितना ट्रेवल किया, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं हाईलाइटर चला करके इस डायग्राम को खराब कर सकता हूँ। सबसे पहले ए गया ये 20 के, है ना। 20 के जाने के बाद में फिर ये दूसरा कलर देखो, ये ए 12 के इधर आया, है ना। फिर इसके बाद में 12 के इधर और 12 के वापस ये ब्लू वाला। ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में 20 से फिर ये वापस इधर गया 8 के। तो बाइक से टोटल ये कितना चल रहा है, तो रेड वाला कितना है, रेड वाला तो है 20 के। फिर एक बार ब्लू वाला 12 के, फिर दूसरी बार ब्लू वाला 12 के,
और फिर तीसरी बार हल्का ब्लू वाला, ये कितना है 8K। ये सारा मिलाकर के कितने के हो रहा है? ठीक है, तो 20 और 12 32 8 40, और ये कितना आ जाएगा 52K। के की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो 52 × 5, तो ये कितना आ जाएगा 260 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये सवाल अच्छा लगा मुझे काफी। इसमें एक बात हुई थी कि जितना बी पैदल चल रहा है उतना सी भी चलेगा, और जितना बी बैक पर चल रहा है उतना सी भी चलेगा। आसान था, समझा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बाकी आसान है, बहुत डुएबल है। मैं से क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ूंगा। सवाल नंबर 11, ये कह रहा है दो सिटीज हैं यहाँ पर। एक तो है सुंदरपुर, और एक है प्रीतमपुर। ठीक है, तो ए यहाँ से चलता है। ए कितने बजे चलता है? यहाँ से टाइम बना देते हैं हम लोग, 8 बजे। 8 AM पर चलता है और यहाँ पर पहुँचता है। इस वाली लाइन को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर पहुँचता है ए, तो फिर उसके बाद में बी चलना शुरू कर देता है यहाँ से। जैसे ही ए यहाँ पर पहुँचता है तो बी चलना शुरू कर देता है यहाँ से, और बी यहाँ पर कितने बजे पहुँच जाता है? 10 बजे। एक को डायग्राम बना लेते हैं। बी यहाँ पर वापस से पहुँच जाता है कितने बजे? 10 बजे। 10 AM। तो इस पूरे प्रोसेस में जैसे ही ए यहाँ पर पहुंचता है बी यहाँ से चलना शुरू कर देता है। टोटल प्रोसेस में कितना लगा? 8 बजे ए पहुंचा था, दोनों मिलकर के कितनी देर चले? तो दोनों मिलकर के चले 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितनी देर चले? 120 मिनट। ठीक है, अच्छा इसने एक बात और भी दे रखी है कि जो बी की जो स्पीड है ना, ये 4 टाइम्स है। किससे? ए से 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इनकी स्पीड का रेशो कितना है? स्पीड का रेशो कितना है ए का और बी का? तो ये रेशो है 1:4, है ना। अब दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सेम डिस्टेंस, है ना। सेम डिस्टेंस कौन सी? सुंदरपुर से प्रीतमपुर। मान लो 500 किलोमीटर है, तो ए भी 500 किलोमीटर चल रहा है और बी भी 500 किलोमीटर चल रहा है। तो जिसकी स्पीड 1 है ना, उससे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसकी स्पीड 4 है उससे टाइम कम लगेगा। यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा। भूल जाओ तो ऐसे करके देख लेना, जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम ज्यादा आएगा, तो ज्यादा वाला नंबर असाइन करना है। वो कब असाइन हो पाएगा? जब इसे क्रॉस करोगे। और जिसकी स्पीड 4 है उससे टाइम कम लगेगा। तो दोनों ने मिलाकर के 120 मिनट तक ट्रेवल किया ना। तो ए ने कितनी देर तक ट्रेवल किया और बी ने कितनी देर तक ट्रेवल किया? ठीक है, ए प्रीतमपुर कितनी देर में पहुंचा था? तो 4:1 में डिवाइड कर दो इसको। तो 4:1 में डिवाइड आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये तो आ जाएगा 24 मिनट, और ये कितना आ जाएगा 96 मिनट। ये तो हो गई इसकी डेली रूटीन वाली बात। अब एक दिन ये क्या बोल रहा है कि ए ने 20 मिनट लेट शुरू किया अपनी जगह से। अब मैं काले पेन से लिख रहा हूँ, ये सारे मान लो ये दूसरे वाले केस के हैं, है ना। 1 डे ए स्टार्टेड फ्रॉम सुंदरपुर 20 मिनट्स लेट। यानी किसने कब शुरू किया? देखो, जो भी काले पेन से लिख रहा हूँ, दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आलस आ रहा है। 8:20 पर शुरू किया, और ये कह रहा है इन्हें अपनी सारी की सारी हरकतें जो भी है ना, ये यहाँ पर पूछने की, ये 10 बजे ही खत्म करनी है। मतलब ये पहले यहाँ पर पूछेगा, फिर इसके पहुंचते फिर बी आएगा, और बी यहाँ पर कितने बजे पहुंचेगा? 10 बजे। 10 बजे ही इन्हें अपना पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म करना है। ये वाली बात बोल रहा है। तो देखो इधर ध्यान से, क्या करेंगे हम इसके अंदर। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले तो कि इनको टाइम कितना मिल रहा है। पहले तो 120 मिनट मिल रहे थे, 8 बजे से 10 बजे तक ये प्रोसेस पूरा कर रहे थे। अब इन्हें टाइम कितना मिल रहा है? अब इन्हें टाइम मिल रहा है क्योंकि ए खुद ही
20 मिनट लेट चल रहा है, पहले 120 मिनट मिल रहे थे, अब दोनों को जर्नी पूरे करने के कितने मिल रहे हैं, 100 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, 100 मिनट को ए और बी में डिवाइड करना है। अब ये बोल रहा है बी ने तो अपनी स्पीड डबल कर दी, बी ने अपनी स्पीड डबल कर दी। तो इधर ध्यान से देखो, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। पहले बी प्रीतमपुर से सुंदरपुर जाने में कितना टाइम लेता था, तो मैं नकल करूंगा यहाँ से 24 मिनट। अगर स्पीड अगर डबल कर दी तो टाइम आधा नहीं हो जाएगा। तो इस 100 मिनट में से 20 मिनट, सॉरी 12 मिनट तो किसने ले लिए, बी ने ले लिए वापस आने के लिए। ठीक है। अच्छा, ए ने और बी ने अपना कार्यक्रम कितनी देर में खत्म किया था, ए ने और बी ने अपना कार्यक्रम खत्म किया था 100 मिनट में, क्योंकि 8:20 पर चलना शुरू किया था। इसमें से 12 मिनट तो बी ने ले लिए। तो ए कितने मिनट लेगा, माइनस कर लो, 100 में से जितने भी बचे वो टाइम किसने लिया, ए ने लिया, 100 - 12 मिनट। ठीक है, तो ए ने टाइम कितना लिया, 88 मिनट। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी उल्टी चीज करूंगा। जैसे कि अगर डिस्टेंस अगर बराबर थी दोनों के लिए, तो स्पीड का रेशो दे रखा था, तो उसका उल्टा कर दिया मैंने, इससे ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, तो किसका रेशो आ गया, टाइम का। तो सिमिलरली अगर मैं इनको उल्टा कर दूंगा, तो किसका रेशो आ जाएगा, वापस से इनकी नई स्पीड्स का, है ना। तो जिसे टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी स्पीड कम, तो कम वाला नंबर इसको, और जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसको टाइम कम लग रहा है उसकी स्पीड ज्यादा, तो ज्यादा वाला नंबर इसको। तो उनकी नई स्पीड्स का रेशो कितना आ जाएगा, 12:88। ठीक है, आंसर देखो नहीं है। ठीक है, तो क्या गलत हो गया है, तो देखो गलत तो हो नहीं सकता। ठीक है, नींद में भी गलत नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में, ये आ गया इसका आंसर। इसके अंदर एक हरकत और दे लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप लोग मासूम हो। ऐसे करके ऑर्डर चेंज कर देता है ये कैट वाले। ठीक है, ये बी को पीछे कर देता है और ए को आगे कर देता है, तो रेशो उल्टा हो जाता है इसका, इसका ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा सवाल था, आधे पेज का भी नहीं है तो। ठीक है, सारे हो गए मेरे हिसाब से। अरे यार ये बच गया, इसे करते हैं। तो मैंने बोला था इसको हैंडल कैसे करेंगे हम, तो इसको देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हो जाएगा आसानी भी। देखो, इस क्वेश्चन को अगर कन्वेंशनल तरीके से लगाओ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो काफी हद तक छोटा किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, केवल इतने इतने पार्ट को देखो, ये इतने इतने पार्ट को। ये क्या लिख रखा है यहाँ पर, ये लिख रखा है x-1 माइनस x-0। मोड x-0 क्या होता है, मोड x-0 होता है .0 से, ये वाला पॉइंट, ये .0 से नंबर लाइन बना रखी है मैंने, एक वेरिएबल पॉइंट x की डिस्टेंस। और इसका क्या मतलब होता है, एक वेरिएबल पॉइंट 1 से, एक वेरिएबल पॉइंट 1 नंबर लाइन पर 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस। ठीक है ना। तो अभी देखो मैं x की क्या क्या वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू, ये कह रहा है -10 या उससे बड़ा होना चाहिए x। ठीक है, तो -10 तो इस तरफ होगा, तो x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, जैसे -10 रख रहा हूँ। तो ये कह रहा है x की डिस्टेंस x से लो आप, तो x की डिस्टेंस x से क्या हो जाएगी, तो देखो जो ये ग्रीन वाली लाइन बना रहा हूँ ना मैं, x की डिस्टेंस, x को मैंने -10 माना है, तो x की डिस्टेंस x से कौन सी हो जाएगी, ग्रीन वाली लाइन। फिर ये क्या बोल रहा है, x की डिस्टेंस 0 से, x को मैंने क्या माना है, -10, तो x की डिस्टेंस 0 से कितनी हो जाएगी, ये पिंक वाली लाइन। तो ये कह रहा है ये दूरी है, ये ग्रीन वाली लाइन भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, मोड दूरी को रिप्रेजेंट करता है, पिंक वाली लाइन भी पॉजिटिव होगी, तो ग्रीन वाले पॉजिटिव नंबर में से पिंक वाला पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x को 0 के इस तरफ मानूंगा, तो डेफिनेटली इस बात को 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली चीज तो पॉजिटिव ही आनी है, हमेशा पॉजिटिव आनी है, क्योंकि ग्रीन वाली डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि ग्रीन वाली डिस्टेंस है 1 से, और 0 वाली डिस्टेंस छोटी रहेगी हमेशा, क्योंकि 0 वाली डिस्टेंस है 0 से, जिसको मैंने पिंक से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ग्रीन वाली डिस्टेंस माइनस पिंक वाली डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना, ये माइनस का साइन है, तो ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये मोड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या करनी है आपको, -10, एक्स की वैल्यू -9, एक्स की वैल्यू -8, एक्स की वैल्यू -4,
-4 नहीं, -7, एक्स की वैल्यू -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 और 1। ये कह रहा है ना, क्योंकि -10 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने -10 से मैंने कुछ बड़ी वैल्यूज लिख ली। अब देखो मैं ऊपर वाली चीज को मिटा रहा हूँ। मुझे क्या पता चल गया कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, क्योंकि ये दोनों चीजें पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। अगर एक्स 0 से छोटा है तो, 0 या उससे छोटा है तो, एक्स अगर ऊपर उसके ऊपर है तो ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये तो मोड लगा हुआ है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पर अगर मैं -10 रख दूंगा तो ये वाली चीज क्या होगी, नेगेटिव। -10 पर ये कितना हो जाएगा, चाहो तो निकाल करके भी देख लो, -16। तो ये कह रहा है पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर क्या एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो RHS है, RHS का मतलब क्या हो जाएगा, 2x+4। ये तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब मैंने कोई सोल्व नहीं किया, RHS है 2x+4, और LHS है, तो LHS तो -10 के लिए पॉजिटिव है, -9 के लिए पॉजिटिव है, तो इन सारे नंबर के लिए तो पॉजिटिव है, इन सारे नंबर्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, 0 के लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक तो पक्का पता है। और यहाँ तक ये LHS जो है, ये नेगेटिव है। ये वाली साइड हमेशा नेगेटिव ही आती रहेगी, है ना। मैंने थोड़ा सा गलती किया, इसको मिटा देता हूँ। -2 पर ये नेगेटिव ही नहीं होगी, -2 पर ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली साइड नेगेटिव नहीं होगी, 0 हो जाएगी, -2 रखूंगा तो। तब भी -2 तो छोटा होता है या इक्वल होता है एक पॉजिटिव नंबर के, ये वाली बात तो फिर भी सही है। यानी कि ये सारी वैल्यूज तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। -10, -9, -8, -7, -6, 5, 4, 3, 2, माइनस का। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, क्या -1 और -0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इतना सारा कर लिया, है ना। और अभी तक हमारे पास में कितनी वैल्यूज आ चुकी है, ऑलरेडी 9 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो 8 तो आंसर होगा नहीं, है ना। अब मैंने -1 यहाँ पर सेटिस्फाई करवाया, तो -1 यहाँ पर रखूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, -(-1) -1 प्लस -2 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू -1 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये क्या आ रहा है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये वाली बात गलत है, नहीं है गलत, सही है वाली बात, कि 2 या तो 2 से बड़ा होता है, 2 के बराबर होता है, तो ये वाली बात सही है। तो -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी से हमारे पास में कितनी वैल्यू हो गई, 10, यानी कि 9 भी इसका आंसर नहीं होगा। अब या तो 10 होगा, 11 होगा। अब 0 को और सेटिस्फाई करा करके देख लो, 0 को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 -0 प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0 + 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो यहाँ से 11 आंसर तो हमारे पास में आ गया। 11 से बड़ा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ज्यादा चेक करने की इसको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उसको वैसे समझने की कोशिश करना कि इस वाली साइड को कैसे पता चल सकता है कि ये वाली साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी -2 के लिए। इस वाली बात के ऊपर फोकस करना, और ये वाली साइड जो है मोस्टली नेगेटिव नंबर्स के लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अगर किसी को अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से भी ट्राई करना हो तो कैसे करना है इसको कन्वेंशनल मेथड से, तो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे कन्वेंशनल मेथड से ट्राई। देखो क्या करोगे, आप इसकी 3 रेंज बनाओगे। आपको दिक्कत क्या आ रही है, अगर ये मोड हट जाते तब तो आप सोल्व कर लेते ना। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे जहां पर इनकी डेफिनेशंस चेंज होगी। तो जिसको थोड़ी सी थ्योरी कम आती है उसके लिए मेरी बातें ज्यादा सेंस बनाएंगी नहीं, तो कोई बात नहीं। है तो -3/2 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा 0, और एक क्रिटिकल पॉइंट होगा 1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको 3 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, ये वाला, तो सबसे पहले हम उसको उस वाले पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे जहां पर एक्स इज लेस देन -3/2 है। तो एक्स इज लेस देन -3/2 है, तो ये वाला कैसे ओपन होगा, ये वाला ओपन ओपन होगा माइनस के साथ में। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, -(x - 1).
ये वाला मोड इसके आगे ऑलरेडी माइनस है। अब जो ये मोड एक्स है ये भी कैसे ओपन होगा, ये माइनस एक्स की फॉर्म में ओपन होगा, और ये वाला भी कैसे ओपन होगा, माइनस का 2x+3, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x+4। अब यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी जैसे कि मैं आपको निकाल करके बता देता हूँ, तो ये आ जाएगी 2x माइनस का 3 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x+4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x शुड बी लेस देन माइनस का 6, यानी कि x शुड बी लेस देन 1.5, है ना। तो देखो इन दोनों का फिर मुझे इंटरसेक्शन भी लेना है। तो पहले से हमने केस ये माना था कि x जो है ये माइनस हाफ से छोटा है, तो हमें यहाँ पर भी क्या मिला कि माइनस हाफ से छोटी वैल्यू जितनी भी होगी सारी हो जाएगी। तो 10 से लेकर के माइनस हाफ तक की आप सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 10 से लेकर के माइनस 1.5 तक की सारी वैल्यूज, तो कितना आ जाएगा, -10, और ये कितना आ जाएगा, -2, है ना। इंटीजर ही रहनी है, तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके अलावा कुछ वैल्यूज हमारे पास में यहाँ से आएगी इस वाले केस से, और कुछ वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। तो मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कर लेना इसको सॉल्व। चलो ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए मैंने कहा था कि अगर इसको हम ढंग से हैंडल करना जानते हैं तो हम इसे कर लेंगे ठीक ठाक तरीके से। तो देखो यहाँ पर दो तीन बातें काम में आ रही है। एक तो है, इसने पूछा हमसे पीटी और टीएस की वैल्यू पूछी है इसने, मतलब रेशियो पूछा है इसने। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये समझने वाली है, दो तरीके से करके बताऊंगा मैं इसको, कि सबसे पहले तो क्या किया मैंने, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो हम सभी लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है। कौन सी थ्योरम पढ़ी है, कि इसको मैं मान रहा हूँ पी और इसको मैं मान रहा हूँ क्या माना है इसको, इसको यू मान लेते हैं, पी यू, और इसको मान लेते हैं के। तो हमें क्या पता है कि अगर तीन पैरेलल लाइन अगर ऐसे होती है तो पी टी अपॉन टी एस किसके बराबर होगा, पी के अपॉन के यू के बराबर होगा, ठीक है। तो या तो मैं पी टी अपॉन पी एस निकाल लूँ या फिर मैं पी के अपॉन के यू निकाल लूँ, बात एक ही है। आ गई बात समझ में। चलो अब इधर ध्यान से देखो, ये वाली जो पूरी साइड है ना, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से। इस वाली साइड को मैंने क्या मान लिया, इस वाली साइड को मैंने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। तो मैं रेशियो किसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा पी के का, और के यू का निकालूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इस वाले, देखो यहाँ पर दो ट्रिपेजियम है, एक तो है ये ग्रीन वाला, एक तो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ये वाला ट्रिपेजियम है, और एक ये रेड वाला ट्रिपेजियम है, ठीक है। तो ग्रीन वाले का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया में यही तो बात काम में आएगी। एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाफ पैरेलल साइड का सम, तो 6 + x, और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पीके हो जाएगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ 18 + x, और क्या हो जाएगा यहाँ से, के यू। तो ये क्या बोल रहा है कि इनके एरिया का रेशियो दे रखा है इसने, ये बोल रहा है इसका एरिया 3:1 में है, यानी कि थोड़ी सी ताजुब की बात है। इसका एरिया 3:1 में है, ये थोड़ी सी अजीब सी बात क्यों लग रही है, क्योंकि देखो हाफ हाफ तो दोनों का बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी वाली चीज बड़ी है, इस वाली में से और इस वाली में से 18 + x बड़ा है। इसका क्या मतलब हो गया, कि अगर इस ऊपर वाले ग्रीन वाले ट्रिपेजियम का अगर एरिया अगर बड़ा आना है, इसका क्या मतलब हुआ, कि पीके को डेफिनेटली बड़ा होना पड़ेगा के यू से, यानी कि पीके डेफिनेटली बड़ा होगा के यू से, तभी तो ग्रीन वाले ट्रिपेजियम का एरिया ज्यादा आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो फिर से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, पीटी अपॉन टीएस का जो आंसर है वो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, √7 कितना होता है, √7 मुझे भी नहीं पता कितना होता है ना, पर जितना भी होता है ये √4 से और √9 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 2 से लेकर के और 3 के बीच में होता है, तो मान लेता हूँ 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो देखो क्या ये वाला ऑप्शन ए, क्या ये 1 से बड़ा है,
तो देखो वन से बड़ा कौन कौन सा नहीं है उसको तो मैं पहले एलिमिनेट कर देता हूँ। ये वाला आंसर ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ वाला 1/3। इसका चेक कर लेते हैं हम पहला, क्या ये वन से बड़ा है? तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 पॉइंट कुछ भी मान लो, जैसे कि मान लो इसको कि ये है 2.6, 2.6 मान लो, अपॉन कितना हो जाएगा 2.6 - 1। तो ऊपर तो कितना आएगा 0.4, और नीचे कितना आएगा 1.6। तो ये तो वन से छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो देखो इसको मैं कैसे यूज करूंगा, दोनों में से कौन सा होगा? इस वाले ऑप्शन को चेक करना बहुत ज्यादा आसान है कि ये 3 है। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया कि ये वाली जो साइड है, इधर वाली, ये जो एक्स है, 3 किसका रेशो आया है यहाँ पर? ये रेशो आया पीटी अपॉन टीएस का। देखो इसको चेक कैसे करूंगा मैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ पी के अपॉन के यू का रेशियो बता रहा है ये। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, एक छोटी सी थ्योरम होती है, वो थ्योरम ध्यान से सुनो। 3:1 लिख लिया मैंने इसके आगे। एक छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए इसके लिए, कि कभी भी ट्रिपेजियम में ये दे रखा है, जैसे कि आपको R1, ये वाली साइड दे रखी है आपको R1, ये वाली साइड दे रखी है आपको R2, और ये वाली तीसरी साइड आपके पैरेलल बना रखी है पहले दो साइड्स के। इस वाली और इस वाली साइड का रेशो क्या है, W1 रेशो W2। तो इस वाली, ये वाली साइड की लंबाई कितनी होती है? कौन सी वाली साइड की लंबाई? ये ग्रीन वाली साइड, इसकी ब्लू वाली साइड की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है, वो जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला नहीं होता कि W1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, W2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो R1 W1 प्लस R2 W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। तो मैंने क्या किया, अगर इसको मैंने 1 और 3 मान लिया, तो यूटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यूटी की वैल्यू आ जाएगी 1 × 6 प्लस 3 × 18 डिवाइडेड बाय 3 + 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो आप क्रॉस वेरीफाई करके देखो क्या इनके एरिया का रेशो, क्योंकि अब तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 15 रख दूंगा, तो अब तो मैं इनकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ ना। अब तो वैल्यू कैसे निकालूंगा एरिया की? ग्रीन वाले ट्राइंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है 3, तो एरिया का रेशो मैं निकाल रहा हूँ। तो ग्रीन वाले का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। 6 + 15 कितना हो जाएगा 21, पैरेलल साइड का सम, इनके बीच की दूरी 3, और डिवाइड बाय रेड वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 15 + 18 33, और इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये कितना आ रहा है, हाफ से हाफ कट गया, ये कितना आ जाएगा 21:11। तो क्या रेशियो सही आया? एरिया का रेशियो सही आया? तो जवाब एरिया का रेशियो सही नहीं आया, क्योंकि एरिया का रेशियो इसने क्या दे रखा था हमें, 3:1। यानी कि ये 3 भी आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाला सवाल मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी स्किल्स आपकी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कैट के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना बाकी, कि आपको कम स्किल हो तब भी सॉल्व हो जाता है, ये वैसा नहीं है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा एक तो आपको ये वाला आना चाहिए था, और इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं सॉल्व करके बताया था आपको। तो देखो दूसरे मेथड में हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को ऐसे एक्सटेंड करके, इसको यहाँ से ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे कर एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे हम? तो आपको देखो क्या देखना है यहाँ पर, कि ये दो साइड्स हैं, कौन कौन से ट्रायंगल की? तो देखो मैं ट्रायंगल ही बना करके बता रहा हूँ। एक तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये पूरा नीचे तक आने वाला ट्रायंगल, ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल। इन दोनों के अंदर ये वाली साइड्स कितनी दे रखी है? ये तो दे रखी है एक तरीके से 18, और ये दे रखी है 6 ना। तो इस तरफ मैं एरिया लिख रहा हूँ और इस तरफ मैं साइड्स लिख रहा हूँ, तो ये कितनी है, 6 और 18। तो साइड्स का रेशियो कितना बना? साइड्स का रेशियो बना 6:18, यानी कि कितना बना, 1:3। यानी कि एरिया का रेशियो कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, एरिया का रेशियो होता है जो भी साइड का रेशियो होता है ना उसके स्क्वायर के बराबर। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:9, है ना। तो 1:9 किस किस के एरिया का रेशियो हो जाएगा? ये 6 साइड जिसकी उसका ट्राइंगल, 6 साइड जिसकी उसका ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ तक के ट्राइंगल को, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ट्राइंगल को, नीचे तक के ट्राइंगल को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। और
तो इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इस छोटे ट्रायंगल का एरिया तो 1 हो जाएगा, और इस पूरे का कितना हो जाएगा? इस पूरे का 9 हो जाएगा। ये रेशियो है, ध्यान रखना, ये 1:9 रेशियो है। यानी कि अगर ऊपर वाले के एरिया को अगर मैं 9A मान लूं, 1A मान लूं, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 9 है। यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका टोटल एरिया हो जाएगा 8 है ना? अब इसने एक बात हमें दे रखी है कि ये जो पूरा ट्रिपेजियम है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ट्रिपेजियम के सामने लिख रहा हूँ मैं, या फिर इसकी भी मैं शेप बना देता हूँ यहाँ पर, कि इस ट्रिपेजियम के एरिया के बारे में बात हो रही है। इस ट्रिपेजियम के एरिया के बारे में बात हो रही है। ट्रिपेजियम का एरिया कितना है? 8 है। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैंने इसको कर दिया गायब। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसने एक लाइन बनाई, टी यू। टी यू एक लाइन बना दी, और टी यू लाइन जब इसने बनाई, ये है टी और ये है यू, और पी क्यू आर एस ने दे रखा है ऊपर। तो इस पूरे ट्रिपेजियम का एरिया कितना है? 8 है। इसके दो हिस्से करने हैं मुझे। दो हिस्से किस रेशो में करने हैं? ये दे रखा, 3:1। ठीक है, तो ऊपर वाले का तो कितना हो जाएगा? 3:1 में 6 है, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा? 2 है। यानी कि ऊपर वाले का कितना हो जाएगा एरिया? यहाँ पर ऊपर वाले का हो जाएगा 6 है, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा? 2 है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। ये वाला वही डायग्राम है जो कि मैंने पीछे से कॉपी किया है। ठीक है, अब इसके अंदर इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, फिर हम करना शुरू करते हैं इसको। अब देखो इस तरफ मैं एरिया लिख रहा हूँ, इस बार इस तरफ लिखा मैंने एरिया, और इस तरफ लिख रहा हूँ मैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इधर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के ट्रायंगल का अगर मैं एरिया लिखूँ, ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल का एरिया लिखूँ मैं ऊपर से शुरू होकर के से नीचे तक जाने वाला। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया का क्या रेशियो? एरिया कितना कितना है? पहले तो एरिया एरिया लिख लेते हैं हम लोग। इसका तो एरिया हुआ ए, और इसका कितना हुआ टोटल का? ए प्लस 6 है प्लस 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 9 है ना? तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन कौन से ले रहा हूँ इनकी? देखो इधर, एक तो मैं ले रहा हूँ एल टी, छोटे वाले की साइड तो मैं ले रहा हूँ एल टी, और बड़े वाले की साइड में ले रहा हूँ ये वाली एल एस। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, तो जो एल पी अपॉन एल एस का जो स्क्वायर है, वो ही तो एलपी कौन से ट्रायंगल की साइड है? एक ही। एरिया के रेशो के बराबर होता है, साइड्स के रेशो का स्क्वायर एरिया के रेशो के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 है। यानी कि एल पी अपॉन एल एस को मैं क्या मानूंगा? 1:3। एक नया वेरिएबल असाइन कर देते हैं इनको, यानी कि एल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y, और एल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3y। ठीक है, तो एल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y, और इसकी एल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल एस की वैल्यू हो जाएगी 3y। यानी कि ये वाली जो पूरी चीज है ना, ये वाली पूरी चीज कितनी आ जाएगी हमारे पास में? पी एस, पी एस आ जाएगी 2y। तो इसको लिख लो एक मिनट के लिए कि पी एस आ जाएगी यहाँ से 2y। इसके बाद में देखो मैं दूसरे दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। दूसरे दो ट्रायंगल में कौन कौन से ले रहा हूँ? तो इधर देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूँ। एक तो वही वाला ले रहा हूँ, एक कौन सा वाला ले रहा हूँ? एक ले रहा हूँ ये वाला। यहाँ तक है। तो देखो इसका एरिया कितना है इस बार दूसरे वाले ट्रायंगल का? उसका तो ए ही है, और इसका कितना है? 7 है। यानी कि जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ना, उनका रेशियो किस रेशियो में होगा? ये तो हो गया एरिया का रेशियो। इनकी साइड क्या क्या बनेगी? इनकी साइड बनेगी एल पी और एल टी।
इसका स्क्वायर, यानी कि LP और LT कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √7। ठीक है, LP को फिर से मैंने क्या कहा था, y कहा था, तो LP तो y हो जाएगा और LT कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √7y। तो देखो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको यहीं तक ही ले लेता हूँ, ये यहाँ तक। ये कितना आया था, ये आया था √7y। तो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक का आ गया हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक का क्या आ गया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, PT कितना आ गया हमारे पास में, ये PT आ गया √7y -y। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, PT और TS का रेशियो पूछा था, तो TS कैसे निकलेगा, TS निकलेगा PS में से मैं क्या माइनस कर दूं, PT माइनस कर दूं। तो देखो TS कैसे निकल रहा है, TS इज इक्वल टू PS कितना हो जाएगा, 2y माइनस रूट्स, गलत लिख दिया, आज गलतियां बहुत हो रही हैं, ये हो जाएगा √7y -y। तो TS की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3y माइनस √7y। तो बस PT अपॉन TS निकाल लो यहाँ से, PT अपॉन TS। उससे अच्छा आप कमेंट करना आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, वही लगा होगा वैसे पहले वाला ही। आराम से ऑप्शन चेक कर लो, दो ही ऑप्शन है जो 1 से बड़े आ रहे हैं, एक को चेक करना बड़ा आसान है। y से y कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √7 -1 3 माइनस √7, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस मैंने हटा दिए थे, आंसर ऑप्शन इसका यही होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ में। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इन दिनों, तो टाइम पर डाल नहीं पाता इन सब के सोल्यूशन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो और हम करेंगे। इसमें से आप मुझे जरूर बताना कि आपको दोनों में से ज़्यादा आसान मेथड कौन सा लगा, जो पहले बताया था वो वाला या ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर लर्निंग के अंदर ये वाली बात आपको जरूर लिखनी है कि कभी भी हमें ट्रिपेजियम दिखे, सवाल सोल्व ना हो रहा, तो ऐसे मिला करके ट्रायंगल जरूर बना सकते हैं, क्या बता उससे हो जाए, क्योंकि ट्रिपेजियम में 3-4 ही कंस्ट्रक्शन होती है, उनके अलावा और किसी से सॉल्व नहीं होगा, उन्हीं से ही सॉल्व होगा बस। और एक और बात कि ये वाला वीडियो मैंने, जैसे कभी 5-10 मिनट फ्री मिल गए तो कभी थोड़ा सा कुछ किसी का सोल्यूशन कब रिकॉर्ड कर लिया, और फिर किसी दूसरे का 5-10 मिनट रात में कभी मिल गए तो फिर तब रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा जो, मतलब जैसे बीच बीच में बातें करता हूँ ना कि ये वाला क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे, तो उस टाइप का डिस्कशन थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में था। फिर भी आपको मेरे हिसाब से सवाल सारे समझ में आ जाएंगे, जो भी हो कमेंट करके बताना फिर। ठीक है, टाटा बाय बाय।